नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आजकल देश में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सबसे ज़्यादा चर्चा में है, पक्ष विपक्ष दोनों की ओर से। कोई भी सेंट्रल एजेंसी इतनी चर्चा में शायद ही कभी रही हो सीबीआई को छोड़कर, क्योंकि ज़्यादातर जो भ्रष्टाचार के मामले हैं या अपराध के बड़े मामले हैं उनकी जांच सीबीआई से होती है, तो सीबीआई की चर्चा होती रहती है, ये तो हमने देखा है। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कम ही चर्चा होती थी जब तक कोई विदेशी मामला ना हो, बड़ी डिफेंस डील ना हो, इस तरह का कुछ ना हो। लेकिन आजकल बहुत चर्चा में है और विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों, खासतौर से ईडी का इस्तेमाल विपक्षी दलों को कमज़ोर करने के लिए कर रही है। इस बात को, इस आरोप को कुछ समय के लिए केवल तर्क के लिए मान लेते हैं कि सही है। अब सवाल यह है कि विपक्ष का इस पर रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए था। रिस्पॉन्स जो होना चाहिए था, जो आप कह रहे हैं कि सरकार विपक्ष को कमज़ोर करना चाहती है। विपक्ष को कमज़ोर करने का मतलब डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी को कमज़ोर करना। तो दरअसल सरकार का लक्ष्य केंद्रीय एजेंसियों के जरिए डेमोक्रेसी को कमज़ोर करना है, जनतंत्र को कमज़ोर करना है। अब ये नैरेटिव अगर बनता तो इस पर चर्चा होती, ये एक सैद्धांतिक विमर्श होता, ये एक प्रिंसिपल नैरेटिव होता। लेकिन विपक्ष ने ऐसा कुछ नहीं किया। विपक्ष इसको डेमोक्रेसी से जोड़कर मुद्दा बनाने में पूरी तरह से नाकाम रहा। विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष ने इसको इंडिविजुअल का मुद्दा बनाया। तो जब चुनाव का मौका आया कि आपको व्यक्ति और परिवार एक तरफ, संगठन और सिद्धांत दूसरी तरफ, इन दोनों में से चुनना है एक को, तो विपक्षी नेताओं ने, दलों ने किसको चुना? व्यक्ति और परिवार को। अभी जो प्रदर्शन हुए हैं आपने देखे हैं पिछले 2 दिनों में, और उसके अलावा उससे पहले जब राहुल गांधी को समन किया था ईडी ने, अभी सोनिया गांधी को किया। कांग्रेस को सड़क पर इतने जोश के साथ आते हुए आपने कब देखा था पिछली बार? महंगाई के मुद्दे पर देखा था? नहीं। बेरोजगारी के मुद्दे पर देखा था? नहीं। सरकार की आर्थिक नीतियों के मुद्दे पर देखा था? नहीं। किसी भी बड़े मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर नहीं आए, गिरफ्तारी देने नहीं आए। आए किसके लिए? एक परिवार के बचाव में, व्यक्ति और परिवार के बचाव में। और व्यक्ति और परिवार के बचाव में आए जिस परिवार और व्यक्ति के, उसके खिलाफ आरोप क्या है? भ्रष्टाचार का। तो यानी आप परोक्ष रूप से भ्रष्टाचार का बचाव कर रहे हैं। डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए नहीं आए आप बाहर, आप भ्रष्टाचार के बचाव के लिए सामने आए हैं। और भ्रष्टाचार और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के ज़्यादातर जो परिवारवादी पार्टियां हैं, उनमें भ्रष्टाचार और पार्टी का जो है एक तरह से अन्योन्याश्रित संबंध है। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो इसलिए जनता की नज़र में इन प्रदर्शनों का, विरोधों का कोई असर नहीं हो रहा। लोगों का मानना है कि आपने भ्रष्टाचार किया है, उसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अब सरकार उसकी जांच करा रही है, आपके लिए मुश्किल हो रही है, इसलिए आप सड़क पर उतरे हैं। आप किसी सिद्धांत की रक्षा के लिए, लोगों के हित के लिए, या लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, या लोगों की मुश्किल कम करने के लिए, इन सब में से किसी मुद्दे पर आप सड़क पर नहीं उतरे। अब सवाल यह है कि ऐसा विपक्षी दल कर क्यों रहे हैं? अब मैं केवल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उद्धव ठाकरे, शरद पवार की पार्टी के साथ, उसके अलावा जो बिहार में हो रहा है लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के परिवार के साथ, हर जगह पर विरोध जो है वो व्यक्ति और परिवार को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि परिवार और व्यक्ति की संपत्ति को बचाना है। ये हमला जो है जनतंत्र पर नहीं है। ये जांच, ये गिरफ्तारी, ये जेल जाना, जेल भेजने की कोशिश करना, ये सब किसी व्यक्ति पर या संगठन के खिलाफ होने की वजह से नहीं है। ये भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण है। और उसी संपत्ति को जो भ्रष्टाचार से आपने कमाई है, उसको बचाने के लिए आप सड़क पर उतरते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं, केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ बोलते हैं। आप बताइए कि महाराष्ट्र में देखिए, मंत्री रहते हुए 2 लोग जेल गए, अनिल देशमुख और नवाब मलिक। नवाब मलिक जब तक सरकार गिरी नहीं तब तक जेल में रहते हुए भी मंत्री रहे। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि विपक्ष किस तरह की सैद्धांतिक लड़ाई लड़ रहा है। अनिल देशमुख को जब तक अदालत ने नहीं कहा तब तक उनका इस्तीफा नहीं हुआ। दिल्ली में देखिए, सत्येंद्र जैन जेल में हैं लेकिन मंत्री बने हुए हैं। दिल्ली में दूसरे मंत्री भी जेल जाने वाले हैं।
इसी तरह से देखिए आज जो है गिरफ्तारी हुई है ममता बनर्जी के करीबी और कैबिनेट मिनिस्टर उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी की। उनकी जो करीबी हैं अर्पिता मुखर्जी, उनके घर से कल जो है ईडी ने 20 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं। और कैश ऐसे रखा था जैसे घर में हम आप कूड़ा भी नहीं रखते, कूड़े को भी थोड़ा समेट कर ठीक से रखते हैं, उस तरह से कैश नोट बिखरे हुए थे, रखे हुए थे। और ये जांच भी जो पश्चिम बंगाल में गिरफ्तारी हुई है, और हो सकता है अर्पिता मुखर्जी की भी गिरफ्तारी हो जाए, जब तक आप ये एपिसोड देखेंगे तब तक हो सकता है, क्योंकि अभी पूछताछ उनसे चल रही है। तो ये दोनों के खिलाफ जो जांच हुई है वो हाई कोर्ट के आदेश से हुई है। हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाई दिसंबर में पिछले साल, कमेटी की रिपोर्ट मार्च में आई। उस मार्च में रिपोर्ट आने के बाद जांच जो है सीबीआई को दे दी। सीबीआई जांच करने लगी तो उसमें निकल कर आया मनी ट्रेल का मामला, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आ गया। तो ये केंद्र सरकार ने नहीं भेजा, ये किसी पॉलिटिकल इशारे पर नहीं आया, ये अदालत के आदेश से जांच कमेटी बनी, रिपोर्ट आई, सीबीआई से जांच का आदेश हुआ, मनी ट्रेल का मामला सामने आने लगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आया, 20 करोड़ रुपए कैश बरामद कर लिए। अब इसका कोई जवाब नहीं है कि ये कहाँ से आया, किसने दिया, तो जाहिर है कि ये भ्रष्टाचार का पैसा है, काला पैसा है। तो ईडी पर दोष लगाने से पहले आपको सोचना होगा कि क्यों हो रहा है आप ही के साथ, किसी और के साथ क्यों नहीं हो रहा है। अब और इसके अलावा भी चल रहा है। अभी 2 दिन पहले ही शरद पवार के सबसे करीबी, उनकी पार्टी के नेता, सबसे वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल की 2 संपत्तियां ईडी ने जब्त कर ली हैं। आरोप ये है कि ये खरीद जो है वो दाऊद इब्राहिम के लोगों की प्रॉपर्टी थी, वो खरीद हुई, उसमें घोटाला हुआ है, उसका आरोप है। अब वो सही है गलत है वो अदालत से पता चलेगा, लेकिन ये जो है कार्रवाई ईडी कर चुकी है। शरद पवार के पूरे परिवार को जेल दर्शन कराने का आधार मौजूद है। अब वो ये निश्चित रूप से ईडी से ज़्यादा पॉलिटिकल डिसीजन होगा कि ये होना है कि नहीं होना है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में देखिए जगनमोहन रेड्डी, 2012 से उन पर केस चल रहे हैं, और उनके खिलाफ जो आय से अधिक संपत्ति का मामला है उसमें चार्जशीट फाइल हो चुकी है। 6 अलग अलग मामले हैं, उसके बारे में मैं विस्तार से पहले बता चुका हूँ। तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुख्यमंत्री होते हुए भी उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। इसी तरह से तमिलनाडु में MK स्टालिन मुख्यमंत्री, उनके कई मंत्रियों के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। अब देखिए ये ईडी की जांच चल रही है, जांच चलना अपने आप में पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं कहा जा सकता इसको, क्योंकि सवाल ये है कि आपने कुछ गलत किया है तभी जांच हो रही है, और आपने गलत नहीं किया तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो एक सवाल उठाया जाता है, वो सवाल जो है बड़ा वाजिब लगता है सुनने में कि भाई ऐसा क्या है कि सारे लोग, उन्हीं लोगों के खिलाफ ईडी सीबीआई इनकम टैक्स कार्रवाई कर रहा है जो भाजपा के विरोधी हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए दलों में कोई भ्रष्ट नहीं है, कोई बेईमान नहीं है? ये सवाल निश्चित रूप से पूछा जाना चाहिए। ये सवाल वैलिड लगता है, ये सवाल जो है उचित लगता है, इसमें कोई बुराई नहीं ये सवाल पूछने में, क्योंकि ऐसा तो हो ही रहा है। दूसरा सवाल जो उठता है, दोनों का एक साथ जवाब देता हूँ। दूसरा सवाल उठता है कि जिन लोगों को भ्रष्ट बताया जाता है, जिनके खिलाफ जांच की बात होती है, वो बीजेपी में जाते ही कौन सी वॉशिंग मशीन है जिससे धुल जाते हैं कि वो साफ़ सुथरे ईमानदार हो जाते हैं। तो पहला जो सवाल है कि बीजेपी के नेताओं के खिलाफ या उनके सहयोगी दलों के नेताओं के खिलाफ कोई जांच क्यों नहीं करवा रही सरकार? सवाल ये है कि 10 साल का समय था कांग्रेस और यूपीए के पास, बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ जांच हुई क्या? नहीं हुई। तो उसके 2 ही मतलब हैं, या तो आपको कोई उनमें भ्रष्ट मिला नहीं, जो कि मैं नहीं मानता कि ऐसा होगा। दूसरी बात ये हो सकती है कि आपकी मिली भगत थी, और जो मेरा हमेशा से मानना है कि इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम में एक कंसेंसस था कि आपस में एक दूसरे को बचाएंगे। जो बड़े नेता हैं उन पर कोई हाथ नहीं डालेगा, सरकार किसी की हो। और तीसरा, कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों के लिए ये था कि सरकार हमारी रहे तो ठीक है, न रहे तो भी ठीक है। ठीक है इस सेंस में कि सिस्टम तो हमारा ही रहेगा, कोई भी सरकार आ जाए। मोदी सरकार को 8 साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में,
और अब भी वो सिस्टम पूरी तरह से टूटा नहीं है। आप नीचे से देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से लेकर अदालत तक वो सिस्टम के सबूत आपको उसके पदचिन्ह हर जगह मिलेंगे। अब सवाल ये है कि बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ जब जांच नहीं कराई, आपको 10 साल का मौका था, तो फिर आपके पास ये सवाल उठाने का भी मौका नहीं है कि आप उम्मीद करते हैं कि जब आप सत्ता में थे तब बीजेपी के नेताओं की कोई जांच नहीं कराई, बीजेपी सत्ता में आने के बाद अपने ही नेताओं की जांच कराएगी। तो राम राज्य तो है नहीं, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का तो राज चल नहीं रहा है। तो पॉलिटिकल इश्यूज़ उठाने से पहले ये सोचना चाहिए कि वो आपके पक्ष में जाएगा, खिलाफ जाएगा, और उसका जनता पर क्या असर होगा, उसका परसेप्शन क्या है जनता में। दूसरी बात, दूसरा मुद्दा जो है कि क्या बीजेपी में जाते ही सब पाक साफ हो जाते हैं। तो जब आप ये बात कहते हैं, इस पर एतराज़ करते हैं, तो एक तरह से ये मान लेता है विपक्ष कि जिन लोगों की बात वो कर रहा है वो भ्रष्ट थे, और वो भ्रष्ट थे जब उनके साथ थे। उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया जब उनके साथ थे तभी किया। तो आपने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आज जब बीजेपी में चले गए तब क्यों सवाल उठा रहे हैं? दूसरा कि ये सवाल उठाने का मतलब है कि आप पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। आप कहीं से ये नहीं कह रहे हैं कि जिनके खिलाफ जांच हो रही है वो निर्दोष हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। आप दरअसल ये मैसेज दे रहे हैं कि बीजेपी पक्षपात कर रही है, जो विरोधी हैं उनके खिलाफ जांच कर रही है, जो उसके साथ हैं या उसकी पार्टी में हैं उनकी जांच नहीं कर रही है। तो ये आरोप मैं मानता हूँ कि सही हो सकता है, लेकिन हम किसी आदर्श समाज में, आदर्श दुनिया में नहीं रह रहे हैं। ये अपेक्षा करना कि नरेंद्र मोदी अपनी ही सरकार के लोगों के खिलाफ या अपनी ही पार्टी के लोगों के खिलाफ जांच करवाएंगे, ये थोड़ा ज़्यादा उम्मीद करना है। लेकिन अगर कोई मामला सामने आएगा तो ये मानकर चलिए कि वो बीजेपी का है या बीजेपी के साथ है, इसलिए नहीं बच जाएगा। अगर बचाना होता और समर्थन जुटाना होता इस आधार पर, तो जगन मोहन रेड्डी अब तक एनडीए में होते, उनकी पार्टी एनडीए में होती। साफ साफ मना कर दिया गया था। उनको बड़ी उम्मीद थी कि अगर वो एनडीए में आने का प्रस्ताव देंगे तो बीजेपी तैयार हो जाएगी, और ये प्रस्ताव उस समय जब राज्यसभा में बीजेपी मुश्किल का सामना कर रही थी, जब उसके पास, मतलब बीजेपी ही नहीं, एनडीए के पास भी बहुमत से बहुत कम संख्या थी। ऐसे में जगन मोहन रेड्डी का समर्थन बड़ी ताकत बन सकता था। फिर भी मना कर दिया कि हम भ्रष्टाचार के आपके केस में कोई मदद नहीं कर सकेंगे। ये जानने के बाद भी अगर आपको आना हो तो आइए, वरना मत आइए। तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई सरकार, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, ये आप उससे अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो भगवान राम की तरह व्यवहार करेगा। राजनीति है, होती है, अपने पराये का फ़र्क होता है, होता रहेगा, शाश्वत ये नियम है और ये नियम चलता रहेगा। लेकिन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए अगर आप आवाज़ उठाएंगे, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए सड़क पर उतरेंगे, तो न वो व्यक्ति बचेंगे, न उस परिवार की प्रतिष्ठा बचेगी, और न वो संपत्ति बचेगी जिसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ किया है, पहले राहुल गांधी को बुलाए जाने पर, फिर सोनिया गांधी को, आप देखिए कि किस बात का आंदोलन कर रहे हैं। कोई सैद्धांतिक बात है, कोई वैचारिक बात है उसमें? आप कह रहे हैं कि हमारे नेता को पूछताछ के लिए बुलाने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? यानी आपका नेता, पूछताछ उससे न हो, वो कानून से ऊपर है। बाकी लोगों के लिए कानून लागू होता है, उन पर जो सामान्य लोगों का कानून है वो लागू नहीं होता है। ये किस तरह का तर्क है? तो मोदी ने सिर्फ इतना किया है कि विशिष्ट जनों को आम जन बना दिया है कि कानून सबके लिए वही है और कानून सब पर उसी तरह से लागू होगा। समस्या इसीलिए हो रही है। इससे पहले ईडी का हाथ सरकारी तंत्र पकड़ता था, पॉलिटिकल सिस्टम पकड़ता था। आज हाथ वो मुक्त हो गया है। जिसके खिलाफ मामला मिले उसके खिलाफ जांच हो रही है। न उसको तेज करने की कोशिश हो रही है, न उसको धीमा करने की कोशिश हो रही है, न उसको बंद करने की कोशिश हो रही है। अगर उसमें कोई सबूत नहीं मिलता है तो ये नाकामी जांच एजेंसी की होगी, सरकार की नहीं। तो और सबूत मिलेगा, उनमें से किसी को बचाने का काम नहीं होगा। ये फ़र्क आया है सिस्टम में 2014 से पहले के और 2014 के बाद के। इसी फ़र्क की वजह से ये जो फ्री हैंड मिला है, और ये आपको लग सकता है, बहुत से लोगों को लग सकता है कि ये तर्क ठीक नहीं है,
और शायद जो है बीजेपी के पक्षपात की बात है तो आप एक मिनट के लिए जांच एजेंसियों को छोड़ दीजिए, सेना की ओर देखिए। सेना वही है, उसकी जाबाजी वही है, उसके पास हथियार वही हैं, उसका मनोबल वही है। आज जो राजनीतिक हाथ उसका हाथ रोकता था वो हट गया है। देखिए सेना किस तरह से एक्शन ले रही है। क्या सर्जिकल स्ट्राइक इससे पहले इसकी कल्पना कर सकते थे? 26/11 मुंबई में जो हमला हुआ आतंकवादी, उसके बाद भी हम एक छोटा सा भी एक्शन नहीं कर सके। संसद पर हमले के बाद भी कोई एक्शन नहीं कर सके। लेकिन आप देखिए कि कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक जिस तरह से हुई वो सिर्फ इसलिए कर पाए हमारे सेना वायुसेना के अधिकारी और जवान, सिर्फ इसलिए कि सरकार ने उनको खुली छूट दे दी कि ये करने की आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक्शन लेने की छूट है। तो ये फ़र्क है सिस्टम का, इसको देखना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि वेंडेटा के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स अति सक्रिय हो गए हैं, उनको अब कोई रोकने वाला नहीं है, ये फ़र्क पड़ा है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।